हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम संविधान से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट केसेस पर चर्चा करेंगे। मैंने इस वीडियो में उन सभी केसेस को कवर करने की कोशिश की है जो संविधान में एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर हमें लिखने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमने इसमें वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है केशवानंदा भारती वर्सेस केरल राज्य। इस मामले में देखिए कोर्ट ने क्या कहा था। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, जो संविधान में बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में ही दी गई है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी हमारे संविधान का भाग है। तो इस तरह से जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था वो केशवानंद भारती के केस में ही दिया गया था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इस केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल था वो दिया गया था। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता यानी जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे SR बोम्मई के केस में सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया। इसके बाद आता है L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस मामले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की उनके पास शक्ति है, वो भी आधारभूत ढांचा ही है। यानी अगर कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती है किसी चीज़ का तो वो एक आधारभूत ढांचा है। जुडिशियल रिव्यू को मना नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म करता हो। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है, इस पर मैंने पूरा केसेस के साथ डिटेल में से डिस्कस किया है जब मैंने आर्टिकल 13 पे जो अपना वीडियो बनाया था। आपने अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वो चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम आधारभूत ढांचे की बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने इस केस में बेसिकली कहा क्या था। इसे अनुच्छेद 368 में देखिए, ये कहा है कोर्ट ने कि 368 के तहत संविधान में संशोधन करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अब जो आर्टिकल 368 है, केवल एक अकेला ही ऐसा आर्टिकल है जो संविधान में संशोधन की बात करता है। तो इस के तहत अगर इस आर्टिकल के अधीन संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो उससे भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू को। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य। इस केस में ये कहा गया कि शिक्षा पाने का जो अधिकार है, जो राइट टू एजुकेशन है, वो आर्टिकल 21 के अधीन हर नागरिक का एक मूल अधिकार है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट है। हालांकि जो शिक्षा का अधिकार है वो बाद में आर्टिकल 21A ऐड करके अलग से बना दिया गया था। इसमें और भी केसेस हैं और इस पर भी मैंने आर्टिकल 21A पर अपना एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इससे रिलेटेड केसेस को भी डिस्कस किया है। उसकी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे थे कि शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो सबसे पहले कौन से केस में आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट जो है के रूप में शामिल किया गया। तो वो मोहिनी जैन का केस है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है, उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। पहले क्या होता था कि कन्फ्यूज़न रहता था कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है या नहीं, लेकिन इस केस में कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जल्दी से प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर किसी का कोई केस में ट्रायल चल रहा है, मान लीजिए कोर्ट में विचारण हो रहा है किसी मामले का, तो वो जल्दी से होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास अपना वकील करने के भी पैसे नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए, उन्हें फ्री में लीगल एड मिलनी चाहिए। और ये जो सहायता पाने का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में जो दैहिक स्वतंत्रता हमें दी गई है उसमें मूल अधिकारों का एक ज़रूरी तत्व है। अब यहाँ पे इस केस को मैंने जब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उसमें जो आर्टिकल 39A दिया हुआ है जो हमें फ्री लीगल एड देने की बात करता है,
तो निशुल्क विधिक सहायता, इसे हम आर्टिकल 39A से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा है कि निशुल्क विधिक सहायता भी हमारी आर्टिकल 21 के तहत ही दैहिक स्वतंत्रता में मूल अधिकार का जरूरी तत्व है। इसके बाद आता है दीना वर्सेस भारत संघ का केस। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि गले में फांसी लगाकर अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है, डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो मतलब संवैधानिक है, वो गलत नहीं है। आर्टिकल 21 में दिए गए जीने के अधिकार का इससे उल्लंघन नहीं होता। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके बाद आता है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस। इस केस में कोर्ट ने कहा कि मृत्यु दंड दिया जाना संवैधानिक है, लेकिन ये विरल से विरलतम मामलों में ही देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर किसी को मर्डर के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है तो वो मर्डर ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ही ज़्यादा जघन्य हो, मतलब बहुत ज़्यादा हीनस मर्डर होना चाहिए, जैसे किसी को टुकड़े टुकड़े करके मारा हो या किसी पब्लिक सर्वेंट की हत्या कर दी हो। तो मतलब अपराध ऐसा होना चाहिए जो विरल से विरलतम हो, है ना, बहुत ही गंभीर होना चाहिए, तभी किसी को डेथ पेनल्टी दी जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है जिसे हम आधार कार्ड केस के नाम से भी जानते हैं, पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, वो भी आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार में एक फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार है। तो यहाँ पे ये पुट्टा स्वामी वाला केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी जो था, निजता का अधिकार, वो इसी केस से ऐड किया गया था। इसके बाद एक और केस आता है जो हमें ये बताता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 में जो निजता का अधिकार दिया गया है, जो राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, वो आत्यांतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है। उस पर भी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। केस का नाम है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड का केस। ये ध्यान रखना है, कभी कभी प्री जैसे एग्जाम में ये आ जाता है, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप LLM एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद आता है सरला मुद्रल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 का लैंडमार्क केस है जो हमें समान सिविल संहिता के बारे में बताता है। ये जो समान सिविल संहिता जो काफ़ी ज़्यादा भी पीछे चर्चा में भी था, तो उसमें ये कहा गया है, इस केस में ही सबसे पहले उस चीज़ को बनाने पर जोर दिया गया था कि आर्टिकल 44 के तहत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की कोर्ट ने बनाने की सिफारिश की थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार को ये राय दी कि इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाने चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आता है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड करता है और ये कहता है, इसमें कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके निर्णय का भी पुनर्विलोकन हो सकता है। पहले क्या होता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता था तो उसका रिव्यू नहीं होता था, है ना, पुनर्विलोकन नहीं होता था। बट अब ऐसा क्या हुआ, रूपा अशोक हुर्रा के केस में कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी पुनर्विलोकन हो सकता है, उसका भी रिव्यू हो सकता है। और इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया है क्यूरेटिव पिटिशन, उपचारात्मक याचिका। तो क्यूरेटिव पिटिशन का जो सिद्धांत दिया गया वो रूपा अशोक हुर्रा के केस में दिया गया। हम देख सकते हैं कि हर केस में कोई ना कोई सिद्धांत जो है वो दिया गया है, इसी लिहाज से ये सभी केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का अगर किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो वो आर्टिकल 21 का अतिक्रमण है। अब क्या हुआ कि दरअसल ये जो केस है ये आपका कस्टोडियल वायलेंस से डील करता है। पुलिस कस्टडी में जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर क्योंकि उसके साथ जब अमानवीय व्यवहार किया जाता है, बहुत तरीके से, मतलब उसे मारा पीटा जाता है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो उस संबंध में कोर्ट ने इस केस में गाइडलाइंस जारी की थी और इस लिहाज से ये केस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने ये कहा, देखिए कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना सभ्य समाज के लिए सबसे खराब अपराध है, कि किसी भी व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य। ये केस अगर हम देखें तो अक्सर जो ये केस है ये आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो महिलाओं का जो कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है, विमेन का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पर, उससे डील करता है। और इस केस में भी कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ही जारी की थी। और इस केस के बाद दरअसल 2013 में एक एक्ट बना दिया गया था कि
महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण ना हो, उससे रोकने के लिए, उसके प्रोहिबिशन के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए। हालांकि इस केस में सिर्फ गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है इसके संबंध में वो था मेधा कोटवाल लेले का। मेधा कोटवाल लेले का जो केस था उसके बाद ही 2013 में जो एक्ट जो था वो बनाया गया था, और इस एक्ट के बाद ही, इसमें तो सिर्फ गाइडलाइंस जारी हुई थी विशाखा वाले केस में, लेकिन मेधा कोटवाल लेले के केस में एक्ट पारित हुआ था उसके बाद। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी। इस मामले में कहा गया कि उच्च जाति की महिला का विवाह अगर किसी पिछड़ी जाति के पुरुष से हो जाता है तो वो आरक्षण की हकदार नहीं होगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने मैरिज के बेसिस पर, विवाह के बेसिस पर इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि मान लीजिए एक महिला उच्च जाति की है, जनरल कैटेगरी में मान लीजिए आती है, और जो पुरुष है वो पिछड़ी जाति का है, तो अगर वो उससे मैरिज कर लेता है, उससे शादी कर लेता है, तो वो आरक्षण की हकदार नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर दी इस केस में। इसके बाद आता है मोस्ट लैंडमार्क केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में देखिए कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 368 में जो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 2 खंड जोड़े गए थे, खंड 4 और खंड 5, वो बिल्कुल असंवैधानिक है। क्यों है असंवैधानिक? क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन की शक्ति देकर संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। तो पहले 42वें संशोधन से 368 में 2 खंड जोड़े गए, और बाद में इन खंड को मिनर्वा मिल्स के केस से जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि संसद को एक तरीके की अनलिमिटेड पावर जो है ये दे रहे थे। और साथ ही संसद अगर संविधान में कोई संशोधन करती है तो उसके जुडिशियल रिव्यू को भी ये मना करते हैं। तो इस तरीके से भी ये असंवैधानिक घोषित हो गए। अब 2 से 3 हम लैंडमार्क केसेस देखेंगे, और साथ ही बहुत ही रिसेंट केस हैं। रिसेंट केसेस में सबसे पहला केस आता है बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। 2022 का ही बिल्कुल नया रिसेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि जो यौन कर्मी होते हैं, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, उनको राइट टू लाइफ तो है ना, जीने का अधिकार है, लेकिन जीने का अधिकार कैसा है? गरिमा के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ उनको भी जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर किया कि सेक्स वर्कर भी अब पूरी गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, है ना, उन पे कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, गरिमा के साथ उनको जीने का अधिकार है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिसेंट केस है वो है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2022 का ही केस है ये। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग थे उनको जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, यानी कि जो EWS का हमने देखा भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, इकोनॉमिक वीकरी सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया था, तो उनको जो वो आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है 10% का, उसे 5 जजेस की बेंच ने 3-2 के बहुमत से सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, वो भी कैसी, जो जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य जाति के हैं, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, उसको बिल्कुल सही ठहराया। इसी तरह से एक और रिसेंट केस आता है जैकोब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2022 का केस है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए अगर बाध्य किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, तो इससे आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, और इससे व्यक्ति की, क्योंकि जो पर्सनल जो एकांतता है, जो फिजिकल जो मतलब प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन होता है। तो ये 3 जो हैं, ये तीनों रिसेंट केस थे, बिल्कुल 2022 के केस हैं। मैंने यहाँ पे इनको इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए यहाँ पर इनको ऐड किया है। इसके बाद आता है रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य का केस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, आर्टिकल 14 से डील करता है, और इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर, बिना किसी आधार के निरुद्ध करके रखा जाता है, तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का पूरा अधिकार है, यानी कि वो कंपनसेशन ले सकता है, क्योंकि बिना आधार के उसे निरुद्ध किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यूनिवर्सिटी राज्य नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है आर्टिकल 12 में दी गई स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती। लेकिन नेक्स्ट केस आता है उस्माबाई वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें कोर्ट ने अपने जजमेंट को उलट दिया और कहा कि नहीं, यूनिवर्सिटी भी एक राज्य है, एक स्टेट है। अब यहाँ पे इन 2 केसेस को ऐड करने का मेरा पर्पज़ यही है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि क्या यूनिवर्सिटी एक स्टेट है या नहीं है, तो हम इन 2 चीज़ से उसको क्लियर कर सकते हैं। और पहले ही मैंने आर्टिकल 12 पे एक सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन से आते हैं, कौन शामिल नहीं है, और किस किस केस में
किस किस को, मतलब कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिनको राज्य की डेफिनेशन में शामिल किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इससे आपको ये सब चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात की है कि यूनिवर्सिटी स्टेट है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बिहार राज्य का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध ही नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को अपने ही पूर्व निर्णय पर विचार करने से मना करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इस बात का विश्वास हो जाता है कि पूर्ण निर्णय में कोई त्रुटि है ना, कोई कमी है, तो उसका उलट मतलब उसको पलटा जाना है ना, उसको बदलना सार्वजनिक हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो अपने पूर्व निर्णय को भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पूर्व निर्णय को, पहले जो उसने जजमेंट दिया था उसको वो उलट नहीं सकता, उसको बदल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस अनवर अली का केस। ये केस हमारा आर्टिकल 14 से रिलेटेड है और इस केस में जो जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 में जो विधि का समान संरक्षण, ये जो लाइन दी गई है, ये विधि के समक्ष समानता का ही एक उपसिद्धांत है ना, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के वाक्य में तो अंतर हो सकता है, बट अगर हम इन्हें देखें तो व्यवहारिक तौर पर दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दिया यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य अनवर अली के केस में। इसके बाद आता है टीके रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु राज्य का केस। इस मामले में कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है, ना तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, ना उनका लीगल राइट है और ना ही उनका मॉरल राइट है। तो इस चीज़ में क्लियर कर दिया। और एक बार तो एग्जाम में कोई ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सरकारी कर्मचारियों को किस केस में हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है, ये किस केस में कहा गया, तो ये आप इसे लैंडमार्क केस कह सकते हैं इस चीज़ के लिहाज से। इसके बाद आता है इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला। इसमें कहा गया कि जो निर्वाचन आयोग, जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शंस कराता है, उसके पास जो पावर है इलेक्शन कराने की, वो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये शक्ति आत्यांतिक नहीं है ना, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कोर्ट इस चीज़ की जांच कर सकता है कि उसने जो भी इलेक्शंस कराए हैं उसे इलेक्शन कराने की पावर थी या नहीं थी। इसके बाद आता है एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ल का केस। एस शुक्ला का जो केस था ये हमारा इमरजेंसी के टाइम का केस है और इसमें जस्टिस खन्ना जो थे उन्होंने एक विसम्मत निर्णय दिया था, क्योंकि मीसा एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी के टाइम पे गिरफ्तार कर लिया गया था। और क्या हुआ था कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जो आर्टिकल 359 था उसमें कुछ बदलाव किए गए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी इमरजेंसी लगती थी तो 359 के तहत सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो निलंबित हो जाते थे। बट 44वें संशोधन से ये लाइन ऐड कर दी गई 359 में। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 20 है और जो 21 है उसको छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निलंबित हो जाएंगे। अब आर्टिकल 20 हमें बंधीकरण और निरोध से संरक्षण दे सकता है और जो आर्टिकल 21 है वो हमें राइट टू लाइफ देता ही है। तो इस तरह से ये दोनों आर्टिकल जो हैं इनको छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स अब इमरजेंसी के टाइम पे निलंबित हो सकते हैं और ये प्रोविज़न किया गया 44वें संशोधन से, वो भी आर्टिकल 359 में बदलाव करके। इसके बाद आता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसे जजों के स्थानांतरण का मामला भी कहते हैं, है ना, ट्रांसफर ऑफ जजेस केस भी कहते हैं। इसमें जस्टिस पीएन भगवती थे जिन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और उसके लिए अगर चीफ जस्टिस से परामर्श करते हैं तो परामर्श लेने को तो वो बाध्य हैं, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, है ना, माने ना माने ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। लेकिन फिर एक और केस आता है उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें 9 जजेस की बेंच ने 7-2 के बहुमत से प्रेसिडेंट को परामर्श लेने और मानने दोनों के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने कहा कि एसपी गुप्ता के केस में जो जजमेंट दिया था उसको उलट दिया और कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की जो परामर्श है, जो उनकी सलाह है, उसको लेने के लिए भी बाध्य हैं और मानने के लिए भी बाध्य हैं। इसके बाद आता है एमएसएम शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। इसे सर्चलाइट केस के नाम से जाना जाता है और इसमें पिटिशनर ने एक तर्क दिया कि संसद की कार्यवाहियों की रिपोर्ट अगर प्रकाशित नहीं कराने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, है ना, उन सभी को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें एक विशेषाधिकार है संसद की कार्यवाहियों की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति ने इसको चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन पर ही रोक लगा दी गई है तो इससे तो हमारे आर्टिकल 19(1) में दी गई वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो गया, है ना, क्योंकि हम उस चीज़ का प्रकाशन नहीं।
कोर्ट ने कहा कि दोनों में कोई टकराव ही नहीं है, दोनों प्रोविजन में वहाँ पे विशेष अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 19(1) में हमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हम निर्बंधन क्यों भूल गए? वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी तो हैं जिसके आधार पर रोक लगाई जा सकती है हमारी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि रेस्ट्रिक्शंस को हमें ध्यान रखना है अगर हम अपनी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है इप्रू वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में कहा गया कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में और राज्यपाल को आर्टिकल 161 में जो क्षमादान की शक्ति दी गई है किसी व्यक्ति को, अगर वो क्षमा करते हैं, है ना, उनकी सज़ा को ख़त्म करते हैं, किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि उन्होंने किस बेसिस पर उस व्यक्ति को मृत्युदंड को क्षमा किया है, उसे माफ़ किया है। इसके बाद आता है बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती का केस। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्ति और निकायों के विरुद्ध भी हमें उपलब्ध हैं, यानी कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो प्राइवेट व्यक्ति हमें राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त नहीं है, बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति और किसी निकाय के विरुद्ध भी हमें प्राप्त हैं। इसी तरह से MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य, ये आर्टिकल 24 से डील करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, उसका लैंडमार्क केस है आर्टिकल 24 का, जो कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप कारखाने में या किसी खान में या खतरनाक स्थान पर काम नहीं ले सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बच्चों की दयनीय दशा को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। तो यहाँ पे ये केस लैंडमार्क केस है आर्टिकल 24 का। इसके बाद प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली प्रशासन का केस। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति के भागने का खतरा ना हो जिसे गिरफ्तार किया गया है, तब तक उसकी हथकड़ी लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मतलब उसे हथकड़ी से जो है वो संरक्षण मिलना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप उसे हथकड़ी लगा के ले जाओ। इसके बाद है AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का केस। ये भी आर्टिकल, मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि जो निवारक निरोध अधिनियम है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950, उसकी धारा 14 को इसमें चुनौती दी गई थी। जस्टिस फजल अली ने कहा कि आर्टिकल 21 में ये विधायिका पर भी लागू होना चाहिए, है ना। ऐसा कानून ना बनाए विधायिका जिससे कि जो नेचुरल जस्टिस है वो उसके खिलाफ हो। तो नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखना चाहिए, तभी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणदेहिक स्वतंत्रता से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी से वंचित किया जा सकता है। तो जस्टिस फजल अली का यही कहना है कि ऐसा कोई कानून ना बनाए विधायिका जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो। इसके बाद आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोपालन के मामले में दिए गए जजमेंट को ही उलट दिया और कहा आर्टिकल 21 केवल कार्यपालिका के खिलाफ ही नहीं बल्कि हमें विधायिका के खिलाफ भी संरक्षण देता है, यानी विधायिका भी किसी व्यक्ति को उसके प्राणदेहिक स्वतंत्रता से, उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल का केस। इस मामले में कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको फहराना नागरिक का एक मूल अधिकार है, लेकिन ये भी आत्यांतिक नहीं है, इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस। इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि केवल जाति को आप पिछड़ेपन का आधार नहीं मान सकते, कोई व्यक्ति पिछड़ा है या नहीं ये आप कास्ट के बेसिस पे नहीं देख सकते, है ना। तो लेकिन विशेष जाति पिछड़े वर्ग में आ सकती है। अगर कोई विशेष जाति है तो पिछड़े वर्ग में आ सकती है अगर उस जाति के 90% लोग सामाजिक और आर्थिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तब उसे पिछड़ी जाति माना जाएगा। इसके बाद आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसे मंडल आयोग के मामले के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% की जो आरक्षण की सीमा थी उसको निर्धारित कर दिया कि कुल मिला के जो आरक्षण दिया जाएगा सभी कास्ट को वो 50% तक दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में ही आरक्षण मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति का शुरुआत में अपॉइंटमेंट होता है किसी नौकरी में तभी उसको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज बाद में अगर उसकी प्रोन्नति होती है उसमें उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा पिछड़ेपन का निर्धारण जाति के आधार पर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे बालाजी के मामले को उलट दिया गया, क्योंकि बालाजी के मामले में कहा गया था कि जाति के आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण नहीं किया जाएगा, बट इंदिरा साहनी के मामले में कह दिया गया कि जाति के आधार पर भी पिछड़ेपन का निर्धारण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट केस है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है और ये कहता है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको थर्ड लिंग माना जाए, तीसरा लिंग माना जाए और विधिक संरक्षण के वो हकदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कुछ जो है गाइडलाइंस जारी किए थे।
तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस को कवर करने की कोशिश की है जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी एग्जाम के लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या LLM एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो में वो सभी इंपॉर्टेंट केस आपको मिलेंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।